नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो देखिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात बरेली हिंसा की करेंगे। बरेली में हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली के जेएनयू की, जहां दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी बवाल देखने को मिला, जिसे देखकर इलाके में तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। तो तीसरी खबर में बात होगी खंडवा हादसे की, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। और चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। तो इन तमाम 4 खबरों को लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और एक एक कर हर खबर के बारे में आपको बताएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में ये सारी जो खबरें हैं, इन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज बरेली में हाई अलर्ट, जेएनयू में किस तरह से बवाल हुआ, तो चलिए अब लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। आज के मूड में बात होगी बरेली की, जहां आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बरेली हाई अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को देखते हुए दूसरे जिलों से अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है। तो इंटरनेट सेवाएं भी आज निलंबित रहेंगी। वहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं। पड़ोसी जिले भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि तौकीर के समर्थक वहां सक्रिय है। तो बरेली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ताकि कोई अफवाह ना फैल सके। दरअसल पिछले हफ्ते बरेली में हुए बवाल के बाद बरेली में एक बार फिर से मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर लगी पाबंदी अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। और इसी के पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबुज मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अंबुज, फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल गीतू, हालात जो है इस समय शांतिपूर्ण है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन सक्रियता दिखा रहा है पूरी, क्योंकि पिछले जुमे को बवाल हुआ था, आज फिर जुमे की नमाज है, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुबह और शाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। वहीं महिला कमांडो की जो टीम है स्पेशल रूप से, वह भी लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। मस्जिदों के आसपास भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो पाए। बिल्कुल अंबुज, और फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है, एसएमएस या किसी भी तरह की मैसेज सर्विस जो है इस वक्त एक्टिव नहीं है और ये एहतियातन कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार देखने में आया था कि इंटरनेट पर जब पिछली बार बंद हुआ था तो उसके इंटरनेट खुलने के बाद कुछ खुरापाती तत्वों ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें की जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन हुए प्रशासन ने अगले 48 कल 48 घंटे तक के लिए नेट को जो है बंद करवा दिया है। बिल्कुल अंबुज, और कहा यह भी जा रहा है कि जो महिला ब्रिगेड है आज जिम्मेदारी ले रही है बरेली की और यहाँ पर भारी महिला पुलिस फोर्स तैनात किया गया है ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिला कमांडो फोर्स और करीब 800 महिलाओं की टुकड़ी जो है वो सुरक्षा की लिहाज से मैदान में उतार दी गई है, चाहे मस्जिद की बात करें और चाहे संवेदनशील इलाकों की बात करें, लगातार पुलिस जो है पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है और जनता को ये एहसास दिला रहा है कि आप सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षित मूड में रहिए, हम आपके साथ हैं। पुलिस प्रशासन का सीधा सा संदेश है कि कोई भी अफवाह ना फैलाएं और आप सुरक्षित रहें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल अंबुज, और हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, शांति व्यवस्था बरकरार रखी हुई है। ऐसे में क्या माना जाए, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स थे
और इन्हें जब जगह जगह चिपकाया गया तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो विवाद है और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो वो जो ये शांति है उसे भंग करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें करीब 3000 अज्ञात आरोपी जो हैं वो हैं, तो उनको देखते हुए लगातार पुलिस छापे मारे कर रही है और जो भी खुरापाती तत्व हैं या जिनसे शांति भंग होने की आशंका है उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन कहीं पर भी इस मूड में नहीं है कि कहीं पर भी कोई उपद्रव होने पाए। जी बिल्कुल। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं अंबुज, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सीधे तौर पर कभी कोई रैली अगर या प्रदर्शन कोई शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो उसमें कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे प्रदर्शनों को भड़का देते हैं या फिर एक तरह से गलत इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करते हैं। शायद यही वजह रही कि यहाँ पर जो इंटरनेट है उस पर अभी बैन लगाया गया 48 घंटे के लिए, ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। या ये माना जाए कि जो लोग हैं उनमें इतनी समझ अभी इस वक्त दिख रही है बरेली वासियों में कि कम से कम वो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। क्या वो भी जागरूक दिख रहे हैं, या फिर जो ये अफवाहें फैलती हैं उनका हिस्सा बनकर यहाँ लोग अपने ही लिए एक तरह से मुसीबत खड़ी कर लेते हैं? बिल्कुल, देखिए आज के जमाने में इंटरनेट जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी सबसे तेज अफवाहें इंटरनेट के द्वारा फैलती हैं, लेकिन इसीलिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 48 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैल ना पाए। जी। और अंबुज, अगर हम बात करते हैं रोजमर्रा के जरूरी सामानों के लिए, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स लगी हुई है और एक तरह से लोगों को सिक्योरिटी तो महसूस होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि उनके ऊपर एक अतिरिक्त पाबंदी लगा दी गई है, हालांकि शांति बनाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या लोग बाहर निकल पा रहे हैं, दुकानों पर जा पा रहे हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं आ रही ना लोगों को? बिल्कुल, देखिए माहौल शांतिपूर्ण है, बाजार में आवाजाही भी चल रही है, लेकिन एक समस्या आ रही है क्योंकि आजकल जो सारे लोग हैं, अधिकतर लोग जो है डिजिटल पेमेंट पर आधारित हो गए हैं, तो दुकानों पर जो है डिजिटल पेमेंट पूर्ण रूप से बंद है, हो नहीं पा रहा है, या कहीं एग्जाम है तो उनको दिक्कत आ रही है, तो पड़ोस के जिलों में जाके अपना फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। तो लेकिन शांति के लिए सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शांति के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो लोगों की जरूरत के लिए ही बना था, लेकिन यहाँ पर इसका मिसयूज ज्यादा होता है, लोगों को भड़काया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती है, जो नहीं होता वो खबरें भी इंटरनेट के माध्यम से सर्कुलेट की जाती है, ताकि ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स जो हैं वो इस साजिश में कामयाब हो जाए कि किसी भी जगह का माहौल बिगाड़ने में जो बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं उसमें वो सफल हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने नेट को बंद कर दिया है। धन्यवाद अंबुज इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोच की बात करते हैं। सोच की बात में आज बात करेंगे जेएनयू की, जहां पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है, जिसे लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। देश की मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से बवाल मच गया है। तो नवरात्रि और दशहरे के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन और रावण दहन को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मामला उस समय गर्मा गया जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रावण दहन के दौरान पुतले पर जेल में बंद पूर्व छात्र नेताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगाई। दोनों फिलहाल 5 साल से जेल में बंद हैं। जेएनयू-एसयू ने कहा कि ये कदम अदालत की कार्रवाई को प्रभावित करने जैसा है और इसे जनता की अदालत बताकर पेश करना गलत है। तो लेफ्ट संगठनों और जेएनयू छात्र संघ ने इसका जोरदार विरोध किया और आरोप लगाया कि एबीवीपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। फिलहाल जेएनयू परिसर में तनाव का माहौल है, पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। नवरात्रि और दशहरे जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के बीच उठे इस विवाद ने एक बार फिर से जेएनयू की राजनीति और विचारधाराओं के टकराव को सुर्खियों में ला दिया है। तो देखिए जेएनयू फिर से अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, पूरा मामला कैसे हम इसको समझें, क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं जेएनयू जो है वो अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 खास पर्व जिसमें कि दुर्गा विसर्जन, दूसरा ये कि दशहरे का पर्व, और ऐसे में यहाँ पर बवाल की स्थिति। देखिए जीतू, कल देर शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है। एबीवीपी की अगर बात की जाए तो एबीवीपी के मुताबिक 9 दिनों से वो जो है वो नवरात्र का पर्व वहाँ पे मना रहे थे। बहुत उनका ये कहना है कि ये पर्व पूरा हुआ और
जब दुर्गा विसर्जन के लिए वो लोग जा रहे थे तभी जो लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, जिनमें आईसा, ISFI और SFI तमाम छात्र संगठनों ने एबीवीपी के जो लोग छात्र जो दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे उन पे चप्पलें फेंकी और उनके खिलाफ नारेबाजी की, डंडे फेंके, जिसमें एबीवीपी के कई छात्र जो हैं घायल हो गए। ये बात जो है वो कही गई थी एबीवीपी के द्वारा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तरफ से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो पूरा जो पर्व था, जो नवरात्र का पर्व और दुर्गा विसर्जन का जो पूरा कार्यक्रम था, ये पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज था। इस पे जो है वो ये जब दुर्गा विसर्जन के लिए एबीवीपी जा रहे थे तभी वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद को फांसी दो के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे नाथूराम गोडसे की जय बोला और तमाम आरोप जो है वो जेएनयू की तरफ से लगाए गए एबीवीपी के ऊपर। साथ ही ये भी कहा कि जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम है वो अभी 5 साल की उनको सजा हो रखी है, अभी उनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो लगातार उन दोनों के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे और ये पूरा जो मामला था ये एबीवीपी के द्वारा ही जो क्रिएट किया गया था, जिसके बाद जो माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो अभी जो माहौल है पूरी तरीके से शांत है, लेकिन एहतियातन जो जेएनयू की जो सुरक्षा है वो जो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो फोर्सेज है वो सिक्योरिटी पूरे जेएनयू में इस समय तैनात है। जी बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में हम देखते हैं कि जेएनयू में जिस तरह से बवाल होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा ज्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। छात्रों के एक तरह से जगह या उनका परिसर कम दिखता है, राजनीति से ज्यादा प्रेरित हमें जेएनयू नजर आता है। देखिए जीतू, आपको याद होगा कि जब सीए एनआरसी हुआ था या कोविड जैसे टाइम हुआ था तो उस समय भी जेएनयू जो है वो खासा जो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था और बहुत जो है वो ज्यादातर मामलों में जो जेएनयू से तमाम जो विवाद हैं, जो देश विरोधी विवाद हैं या देश को लेकर जितनी भी बातें कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं जेएनयू से उनका संबंध साफ तौर पर निकल के आता है। और जेएनयू से ऐसी चीजों को पहले भी देखा गया था, सीए एनआरसी को सपोर्ट किया गया था और कई दूसरे ऐसी चीजें थी जिनको लेकर जो भारत सरकार को के ऊपर उंगली उठाने, भारत सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई भी मौका जेएनयू जो है वो नहीं छोड़ता। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के जो पार्टी के विचारधारा के संगठन मौजूद है, तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है जीतू कि जेएनयू से तमाम वो विवाद जुड़े हुए हैं और तमाम विवाद जुड़ते भी रहते हैं जो देश विरोधी या फिर सांप्रदायिक जो सद्भाव को बिगाड़ने को लेके होते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये तमाम चीजें, तमाम FIRs होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जांच होती है और तमाम चीजों को देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये विवाद, इस तरीके के विवाद, चाहे वो पॉलिटिकल विवाद हो, चाहे वो कम्युनल विवाद, तमाम विवादों का नाता जेएनयू से जुड़ता अक्सर देखा जाता है। पहले भी कई बार ऐसा जो है वो देखा गया था। आपको याद होगा पहले भी जब दुर्गा जब विसर्जन का टाइम था तो महिषासुर की पूजा वहां पे की जाती थी लेफ्ट विंग के छात्रों के द्वारा और एबीवीपी उसका विरोध करता था। तो कल भी इस तरीके के जो मामले सामने आए थे कि महिषासुर की आप लोग जय बोलते हैं, आप इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके की काम करते हैं, तो उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया। तो जो कल पूरा जो है पत्थरबाजी, चप्पल फेंकना, डंडे फेंकना, बहस, तू मैं पे आ गया। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये माना जाए कि अभी शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन लगातार जो विवाद बढ़ा इसके पीछे के कई प्रमुख कारण भी सामने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दशहरा के अवसर पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक लोगों से भरी हुई ट्रॉली तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से 13 लोगों की जान चली गई। दरअसल ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के खंडवा की है। यहाँ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी। इस दौरान ट्रॉली में सवार लगभग 20 से 25 लोग तालाब के पानी में डूबने लगे। सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप सा मच गया, जिसके बाद ग्रामीण तुरंत तालाब की ओर दौड़े। तालाब में दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने गए ट्रैक्टर ट्रॉली को ड्राइवर ने एक पुलिया पर खड़ा किया था, जहां से ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया में पलट गई और ये हादसा हो गया। तो इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए घायलों को 50-50 हजार और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग जा रहे थे दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। ऐसे पानी गहरा होने के चलते यहाँ पर 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, फिलहाल कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कितने घायल हुए हैं और ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, अभी जो पुष्टि हुई है वो 11 लोगों की मौत की हुई है, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा ऐसे हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें लगभग 30 से 40 आदिवासी बड़े और बच्चे सब सवार थे और तालाब में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और एक्साइटमेंट में ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने तालाब में के अंदर तक ले गए जहां वो पलट गई। उनको गहराई का अंदाजा नहीं था। लगभग जहां पे ये ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए थे वो लगभग 50 फीट गहरा था और उसके बाद वो पलट गई और जितने लोग थे वो सब जो है तालाब में गिर गए। उसमें से 10 से 12 लोग जिनको तैरना आता था वो बाहर निकल आए, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्हें तैरना नहीं आता था। तो लगभग 11 लोग जो हैं, जिसमें 8 बच्चियां थी, वो डूब गए और उनका शव जो है वो निकाल भी लिया गया है, उसकी पुष्टि हो गई है। बाकी लोगों को 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख का मुआवजा जो है उसका भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और अभी जो है उपचार जारी है। जी मुक्ता, और ये जानकारी क्या स्थानीय लोगों को नहीं थी कि 50 फुट गहरा तालाब बहुत ज़्यादा गहराई है और आसपास के लोगों को जाहिर सी बात है जानकारी होती है कितनी गहराई है इस तालाब की या नदी की, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से घटनाएं घट जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया, जैसा पता चल रहा है कि वो उत्साह में थे, अति उत्साह में वहां पहुंच गए और उनको अंदाज नहीं रहा कि जहां तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे हैं वो गहरा है और वो पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। चूंकि वो पलट गया इसीलिए यह हादसा हुआ और कई जो लोग थे उनको तैरना नहीं आता, तो कई लोग तो जिनको तैरना आता था 10 से 12 लोग वो तैर के बाहर निकल गए और बाकी लोगों को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचा भी लिया गया। ये माना जाए कि इसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है? जी 8 बच्चियां हैं जिनकी मौत हुई है। जी 11 में से। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है थोड़ी लापरवाही भी है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर 13 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी 2 लाख की सहायता राशि देने की बात कही है और 50,000 घायलों को दिए जा रहे हैं। तो मृतकों के परिजनों को 2 लाख का यहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है पीएम एनआरएफ की तरफ से ये। और ऐसे में घायलों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी जाहिर की है और परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है कि भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। पीएम मोदी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि खंडवा में जो हादसा हुआ है उससे वो आहत हुए हैं और घायलों के परिवारों को 50,000 की मदद, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान राज्य की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत 1150 करोड़ रुपए है। रोहतक में गृह मंत्री अमित शाह डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उनके दौरे का मकसद राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों को जनता के सामने प्रदर्शित करना है। सूत्रों की माने तो अमित शाह के दौरे के दौरान कई नई योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। उनका ये दौरा हरियाणा के विकास और योजनाओं की सफलता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो हरियाणा के लोग इस दौरे में गृह मंत्री के साथ संवाद करने और विकास योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उत्साहित है। तो आज हरियाणा में रहेंगे अमित शाह और कई कार्यक्रम है जिसमें उन्हें शिरकत करनी है। तो आपको बता दें कई योजनाओं की सौगात भी वो देने जा रहे हैं और राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों का जायजा भी लेना है। तो सूत्रों की माने तो अमित शाह के दौरे के दौरान कई नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है और उनका ये दौरा हरियाणा के विकास और योजनाओं की सफलता को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो आज हरियाणा में रहेंगे अमित शाह और जो योजनाएं यहाँ पर
लागू की गई है उनकी तो समीक्षा करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नई योजनाओं को भी शुरू किया जा सकता है। तो पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हरियाणा के लोग इस दौरे में गृह मंत्री के साथ संवाद करने और विकास योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से लगातार कई योजनाएं हैं जो कि हरियाणा में चल रही हैं, जिनको किस तरह से किया जा रहा है, वो काम पूरा हुआ है, कितना हो चुका है, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर यहाँ पर अमित शाह जानकारी ले सकते हैं। साथ ही कुछ और नई योजनाएं जिनकी शुरुआत भी की जा सकती है, जो हरियाणा वासियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर गृहमंत्री का दौरा भी है और योजनाओं के विषय में जानकारी लेना भी एक बड़ा मकसद है इस दौरे का। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी दृष्टि गुप्ता जुड़ गई हैं। दृष्टि, फिलहाल क्या जानकारी अमित शाह के इस दौरे को लेकर? देखिए गीतू, अमित शाह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय है और 1000 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह जा रहे हैं तो इसमें लोगों को फायदा ही होगा। साथ ही रोहतक में अमित शाह सुबह 11 बजे अमूल मिल्क का जो प्लांट है वो साबर डेयरी के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एमडीयू में खादी ग्रामोद्योग के में स्वदेशी के स्वावलंबन के तहत खादी कारीगर महोत्सव में भी बतौर अतिथि शिरकत करेंगे। तो और साथ ही वो कई कारीगर हैं उनको टूल किट भी वितरित करेंगे और इसी कड़ी में वो आगे चलेंगे। तो उसमें एमजीयू की तरफ आने वाले रास्ते में भारी संख्या और पुलिस बल तैनात की गई है। देखिए क्योंकि अमित शाह है वहां पर, इसीलिए 3 लेयर की जो सुविधा है वो यहाँ वहां पर रखी गई है। एसपीजी रहेगी और साथ ही वहां पर 3 लेयर की है, टीएसपी रहेंगे, एसपी रहेंगे, 16 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। यानी कि सुरक्षा के खास इंतजाम दृष्टि किए गए हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।